केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन हमेशा से सच के साथ खड़े रहे हैं और लोगों के भरोसे पर खरे उतरे हैं। किसानों से समर्थन मूल्य पर अब तक 18 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी। छत्तीसगढ़ में किडनी के मरीजों को 9 जिलों में मिल रही है निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा। और कवर्धा में 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश के लोक प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन हमेशा से सच के साथ खड़े रहे हैं और लोगों के भरोसे पर खरे उतरे हैं। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU महासभा और एसोसिएटेड मीटिंग 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि मीडिया लोगों के निर्णय क्षमता पर गहरा असर डालता है, इसलिए प्रसारण सामग्री में सटीकता इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान सरकार को मुख्यधारा के मीडिया में प्रसारित सभी भ्रामक खबरों और असत्यापित दावों से निपटने के लिए एक तथ्य जांच इकाई स्थापित करनी पड़ी। Twisting of facts can wreak havoc and create disharmony locally and globally. With the spread of social media, fake news has also proliferated. In this background, presenting authentic information is the prime responsibility of the mainline media. The facts should be properly checked before they are put in the public domain. While speed with which the information is transmitted is important, accuracy is even more important and should be primary in the minds of communicators. I'm happy to share that in the background of fake claims circulating in media during the COVID crisis, we established a fact-check unit in the Press Information Bureau of Government of India to counter unverified claims and present truth to the people. प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के आयोजन से बहुमूल्य परिणाम की आशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ABU महासभा की इस वर्ष की विषय वस्तु लोगों की सेवा, संकट के समय में मीडिया की भूमिका, विशेष रूप से कोविड जैसे संकट का सामना करने के बाद बहुत उपयुक्त है। राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर अब तक 18,87,826 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में किसानों को 3,949 करोड़ रुपए का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया जा चुका है। खाद्य सचिव TK वर्मा ने बताया कि इस साल राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 25,92,000 किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 2,23,000 नए किसान शामिल हैं। राज्य में धान खरीदी के लिए 2,568 केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती राज्यों से धान का अवैध परिवहन रोकने के लिए चेक पोस्ट पर मालवाहकों की चेकिंग की जा रही है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ साथ धान का उठाव किया जा रहा है। अब तक 15,17,000 मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए DO जारी किया गया है, जिसके एवज में उपार्जन केंद्रों से 9,68,000 मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। प्रदेश में धान खरीदी की रफ्तार बढ़ते ही अवैध धान खपाने के प्रकरण भी सामने आने लगे हैं। कोरिया जिले में अवैध धान खपाने का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां खड़ी फसल के नाम से धान बेचने की कोशिश की जा रही थी, जिसे प्रशासन की मुस्तैदी से पकड़ लिया गया। SDM अंकिता सोम ने बताया कि गिरिजापुर धान खरीदी केंद्र में गंभीर सिंह पिता भजन ने धान बेचने के लिए टोकन कटवाया था। निर्धारित तिथि पर उसकी पत्नी 42 क्विंटल धान बेचने के लिए पहुंची। संदेह के आधार पर खाद्य विभाग की टीम द्वारा पूछताछ की गई और पटवारी सहित राजस्व अमले ने मामले की जांच की, जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि उसके नाम से टोकन कटा हुआ है, लेकिन उसकी फसल एक्चुअल में कटी नहीं थी और उसके द्वारा लगभग 42 क्विंटल
अवैध धान लाया गया था। तो सर्वप्रथम तो हमने पूछताछ की, मतलब जो हमारे प्रभारी अधिकारी हैं वहाँ पर फूड ऑफिसर को हमने भेजा, साथ ही साथ नोडल अधिकारी एसी ट्राइबल वहाँ पर गए हुए थे दिग्गा जी। उन्होंने पूछताछ की कि धान किसका है, तो पहले तो उन्होंने बोला कि हमारा ही धान है। उनकी पत्नी आई हुई थी धान बेचने। उसके बाद हमने पटवारी से उसका एक पंचनामा बनवाया वहाँ पर और दूसरे पटवारी को फील्ड पर भेजा कि जाइए आप एक बार भौतिक निरीक्षण करके आइए कि वास्तव में उनके धान कटे हुए नहीं। तो उनकी फसल खड़ी हुई थी। तो कुल मिलाकर के यह था कि 42 कुंटल धान जो है वो किसान के खाते में अवैध रूप से बेचा जा रहा था। उसी मंशा से उसको लाया गया था और जिस वाहन से धान लाया गया था उस वाहन को भी रोकने की कोशिश की गई, तो वो वाहन भाग गया वहाँ पर उस महिला को। बताया गया है कि जिला प्रशासन ने पंचनामा तैयार करवाकर 142 बोरी यानी 42 क्विंटल धान जब्ती की कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में किडनी के मरीजों को अब डायलिसिस के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश के 9 जिलों में निःशुल्क डायलिसिस की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार की यह सेवा हर वर्ग के बीमार मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत अब तक प्रदेश में 13,000 से अधिक निःशुल्क डायलिसिस सेशन किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के 9 जिलों दुर्ग, कांकेर, कोरबा, बिलासपुर, जशपुर, सरगुजा, महासमुंद, बीजापुर और राजनांदगांव में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके लिए जशपुर, दुर्ग और कांकेर जिले में 5-5, अंबिकापुर और महासमुंद में 4-4, कोरबा में 6, बीजापुर में 3 और बिलासपुर में 4 मशीन की स्थापना की गई है। उल्लेखनीय है कि किडनी की बीमारी के कारण निजी अस्पतालों में एक बार डायलिसिस कराने का 1,000 रुपये से 15,000 रुपये तक का खर्च करना पड़ता है। इसलिए मुख्यमंत्री ने किडनी की बीमारी से ग्रसित मरीजों की चिंता करते हुए प्रदेश के 9 जिलों में निःशुल्क डायलिसिस की व्यवस्था करवाई है। कवर्धा में 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं प्रादर्श प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में कक्षा 11वीं और 12वीं के विज्ञान तथा गणित विषय में रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं ने संस्था प्रमुखों के मार्गदर्शन में बनाए गए मॉडल की प्रस्तुति दी। जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि बच्चों ने नई सोच के साथ मॉडल तैयार किया है। उन्होंने बताया कि मॉडल के अवलोकन और मूल्यांकन के लिए 10 शिक्षकों की टीम बनाई गई है। प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों द्वारा कई नए मॉडल तैयार किए गए हैं जो लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। इनमें ज्योति साहू द्वारा तैयार फलों और सब्जियों से एथेनॉल का निष्कर्षण, उमेश चतुर्वेदी की साइकिल पैडल और प्लास्टिक ड्रम से बनाया गया वॉशिंग मशीन, नंदिनी मानिकपुरी के बाढ़ से बचने के उपाय, यशवंत जंघेल के वाटर ओवरफ्लो अलार्म बनाने की विधि जैसे मॉडल शामिल हैं। बताया गया है कि इस प्रदर्शनी के लिए कवर्धा जिले से 169 और बेमेतरा जिले से 101 प्रतियोगियों के मॉडल चयनित किए गए हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी का कल शाम गोवा में समापन हो गया। पणजी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उपस्थित रहे। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इफ्फी ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि लोगों को शिक्षित भी किया। उन्होंने कहा कि फिल्मोत्सव ने लोगों में हास्य की भावना का भी संचार किया। श्री ठाकुर ने कहा कि इफ्फी ने युवाओं और बुजुर्गों तथा नए और अनुभवी दर्शकों को सिने जगत का अद्भुत संसार दिखाया। क्या कुछ खास रहा इस समारोह में, आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का रंगारंग समापन हुआ। पणजी के निकट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित समापन कार्यक्रम के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मौजूद थे। समारोह के दौरान तमाम फिल्मों और निर्देशकों को सम्मानित किया गया। वैलेंटिना मारेल को उनकी फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा लॉब डियाज को व्हेन द वेब्स आर गॉन के लिए विशेष ज्यूरी का सिल्वर पिकॉक पुरस्कार मिला।
इससे पहले समापन समारोह के दौरान फिल्म क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को सम्मानित किया गया। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना और मानुषी छिल्लर को भी समापन समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। साथ ही तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार चिरंजीवी को समापन समारोह में 2022 के इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। चिरंजीवी ने फिल्म जगत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो उसके आजीवन ऋणी रहेंगे। I wish to thank IFFI and Government of India for giving me this wonderful award, a great honor. Few recognitions will have a special, and this award is one such. And on this occasion, I would like to say my heartfelt gratitude to our beloved Prime Minister ji. समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इफी ने न केवल हमारा मनोरंजन किया है बल्कि हमें शिक्षित भी किया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत में एक समृद्ध फिल्मांकन, पारिस्थितिक तंत्र और भविष्य के लिए तैयार उद्योग का निर्माण करना है। Our goal is to build an enriching filming ecosystem in India and a future-ready industry that has the full support of the government under the able leadership of Honorable Prime Minister of India, श्री नरेंद्र मोदी जी। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इफ्फी के आयोजन को लेकर के विशेष आभार जताया। Carrying our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of making India's Vishwaguru, in my opinion, IFFI is a great ambassador for India. Modi ji's constant endeavor in serving the nation has earned him the special place in the heart and soul of every Indian. इफी ने इस बार 282 से ज्यादा फिल्मों को दिखाया। लगभग 35,000 मिनट की स्क्रीनिंग हुई। इस दौरान क्षेत्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को देखने का अनुभव लोगों को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन हमेशा से सच के साथ खड़े रहे हैं और लोगों के भरोसे पर खरे उतरे हैं। किसानों से समर्थन मूल्य पर अब तक 18 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी। छत्तीसगढ़ में किडनी के मरीजों को 9 जिलों में मिल रही है निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा। और कवर्धा में 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।